दोस्तों नमस्कार। एबीपी पॉडकास्ट के इस खास सीरीज कार में पत्रकार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कार में सफर करते करते हम खास मेहमानों से, बड़ी बड़ी हस्तियों से, शख्सियत से बात करते हैं। और आज आपका दोस्त मैं सुमित अवस्थी बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी बहुत मशहूर हस्ती से, बहुत मशहूर शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत मशहूर कलाकार, हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले फेमस टीवी आर्टिस्ट, कॉमेडियन, आप जो चाहे वो खिताब इनको दे सकते हैं। इनका नाम है राजू श्रीवास्तव। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं तमाम भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं आप कार में पत्रकार का ये एपिसोड आपके लिए कर रहा हूँ, तो राजू भाई भी कार में कलाकार हैं, ये भी ट्रेवल कर रहे हैं। ये यूपी सरकार में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री को जो लेकर आना है, मुंबई के अलावा एक और जगह अगर कहीं बॉलीवुड की स्थापना करनी है, उसमें आजकल उत्तर प्रदेश काफी आगे चल रहा है। और ये दायित्व तो राजू जी आपके पास है, एम आई राइट? जी बिल्कुल। योगी जी ने मुझे फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बना रखा है, तो उसी सिलसिले में लखनऊ आना होता है। मेरे पास ये विभाग है कि फिल्मों को सब्सिडी देना, जो उत्तर प्रदेश में शूटिंग करें और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी फिल्मों में काम दें, यानी रोजगार दें, उनको सब्सिडी देना। और साथ में फिल्म सिटी जैसा निर्माण की कोशिश चल रही है, वो जिम्मेदारी मेरे पास है। और हाँ, तीसरा भागा दौड़ी चलती रहती है हंसाने के साथ साथ। अभी हमने सुना था राजू जी, कुछ मेरे ख्याल से एक आध महीने पहले की बात है, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग लखनऊ पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मिलने, इसी फिल्म सिटी है ना? हाँ जी, जैसे लोग बड़े एक्टर्स थे। हाँ, हमें नोएडा से एक्चुअली प्रपोजल मिला है, नोएडा अथॉरिटी से। उन्होंने बताया कि उनके पास जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है और फिल्म सिटी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हम लोगों ने उसका मुआयना किया जाके, और मैंने देखा है वहाँ एक तो जेवर एयरपोर्ट पास में है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट भी मिल जाते हैं, आने जाने के लिए कन्वीनियंट रहेगा। फिर मथुरा वृंदावन बहुत दूर नहीं है, और इस तरह से बहुत सुटेबल है। वो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को दिया है और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप तो मुंबई में रह चुके हैं, मुंबईया कलाकार हैं, मुंबई के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स, एक्टर्स यहाँ आके यूपी में, नोएडा में आके शूटिंग करना चाहेंगे, स्टूडियो बनाना चाहेंगे? जब देखिए, हाँ, स्टूडियो नहीं है उत्तर प्रदेश में, तब भी यहाँ बहुत शूटिंग हो रही है रियल लोकेशंस पे। लखनऊ में तो इन दिनों कोरोना की वजह से जरूर भी कम है, अदरवाइज हर सुपरस्टार यहाँ लखनऊ और बनारस, मथुरा वृंदावन, ताजमहल, ये शूटिंग ऑलरेडी काफी हो रही है। पिछले 2-3 साल से शूटिंग की बाढ़ आई हुई है। तो अगर हम उनको और सुविधाएं दे देंगे और फैसिलिटीज दे देंगे तो क्यों नहीं आएंगे, सब लोग आएंगे। ये मतलब ये आपकी पर्सनालिटी की एक नई खूबसूरती में देख रहा हूँ। कहाँ आप इतने बढ़िया कॉमेडियन थे, हमको हंसाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर, लाफ्टर चैलेंज में और तमाम शोज में, और एक कितनी बड़ी सुमित जी, चलिए उस तरह की बात कर देता हूँ। देखिए, दीपावली का मौका है, तो सब लोग नए नए कपड़े सिलाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, अगर सिलवाने हैं कपड़े तो ढूंढ लो दर्जी, सिलवाने हैं कपड़े तो ढूंढ लो दर्जी, और ऐसे ही रहना है, आपकी मर्जी। और दीपावली में एक बड़ी अजीब सी एक रस्म है, एक प्रथा है। पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन के बाद बहुत सारे लोग कौड़ियां खेलते हैं, है ना? तो ठीक है, वो प्रथा के हिसाब से रस्म अदायगी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग इसका बहाना लेके पूरी रात जुआ खेलते हैं। हमारे कानपुर और इधर हमने लखनऊ में देखा, वो पुलिस का काम बढ़ जाता है, पुलिस दौड़ाती है, छतों भागते हैं, फिर हड्डी टूट जाती है। तो अच्छी बात नहीं है जुआ खेलना। एक बार मुझे याद है, मैं जब कानपुर में था, तो पुलिस को पता चला कि इस घर में जुआ हो रहा है। पुलिस पहुंच गई छापा मारने, तो दरोगा छापा मारने पहुंचा। अगले दिन खबर आई कि दरोगा खुद 3000 रुपए हार गया। तो
उसको पकड़ के निकल जाना चाहिए था, वो पकड़ के खुद भी बैठ गया रुमाल बिछा के। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, है ना। हमारी जो सुमित जी शक्ति कपूर है ना जी, ये अब कहना पड़ता है श्रद्धा के डैडी, श्रद्धा कपूर के। तो शक्ति कपूर जो जुआ बहुत खेलते थे, तो मैंने उनको समझाया एक दिन। हमने कहा देखिए ये अच्छी चीज नहीं है, जुआ से कोई बनता नहीं है और जुआ किसी को फला नहीं है। शक्ति कपूर ने कहा कि आओ राजू भाई, इसीलिए मैं रोज नहीं खेलता हूँ, अगर आज खेलूंगा तो फिर कल नहीं खेलता हूँ, फिर परसों खेलता हूँ, फिर नरसों नहीं खेलता हूँ, एक एक दिन छोड़ के खेलता हूँ। आओ, क्योंकि आदमी रोज रोज नहीं जीत सकता, आओ कैसी कही। राजू भाई के पास चुटकुलों की, किस्सों की कोई कमी नहीं है। राजू भाई, ये एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, कई दिनों से पूछना चाह रहा था, ये गजोधर नाम आपने क्यों रखा था? गजोधर ही क्यों? जी, हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, बट हमारा जो ननिहाल है वो रायबरेली की तरफ एक जगह पड़ती है बीघापुर। तो बीघापुर एक गांव है, तो हम लोग हमारी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां वहीं बीतती थी। तो वहां पे एक हम सब बच्चों के बाल काटने आते थे, नाई थे गजोधर भैया। तो वो आके हम लोग किस्से कहानियां सुनाते थे, हम लोग के बाल काटते थे। तो मैं जब बड़ा हुआ और मुंबई गया तो वो याद रह गए मुझे, और मेरे जहन में उनकी बातें, उनके किस्से कहानियां और वो नाम ऐसे बैठा रहा। तो आप कोई भी जब आप प्रसंग सुनाते हैं, कोई भी कहानी सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, तो आपको कोई कैरेक्टर तो लेना ही होता है कि एक बार एक पठान जा रहा था, या कोई कहेगा कि एक बार एक किसान जा रहा था, एक बार एक ड्राइवर से मिला तो उसने ऐसा कहा। तो मेरे मुंह से निकल गया, एक बार गजोधर भैया जा रहे थे फिल्म देखने, तो गजोधर भैया ने ऐसा कहा, तो गजोधर भैया ने वैसा कहा। अच्छा। वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। वो कैसेट हिट हो गई थी मुंबई में। ये वो जमाना था जब कैसेट का ही दौर था, ऑडियो कैसेट का। तब ये सब डीवीडी और सीडी नहीं आया था। तो वो ऑडियो रिलीज हुआ था मेरा, आई थिंक 1985-86 के करीब। और वहां से सिलसिला फिर शुरू हो गया। लोगों को मुझे देख के बोलने लगे, अच्छा राजू कौन? तो लोग बोलते थे अरे वो गजोधर। अच्छा हाँ अच्छा। तो वो पहचान बन गया। अभी भी बहुत से लोग आपको गजोधर के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गजोधर के नाम पे एक चुटकुला सुनाइए ना, कुछ किस्सा कहानी। हाँ तो बहुत सारे हैं। गजोधर भैया अपने ऑफिस में छुट्टी मांग रहे हैं बॉस से, घर जाना है उनको। दिवाली का मौसम में छुट्टी सबको चाहिए। हाँ घर जाना है, तो बोलते हैं साहब छुट्टी दे दो साहब, 2 दिन का छुट्टी दे दो साहब, घर जाना है। 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए साहब, हम 1 महीने में आ जाएंगे। तो बोले क्या मतलब 2 दिन का छुट्टी 1 महीने में आ जाओगे? नहीं साहब, हमें गलत ना समझिए साहब जो छुट्टी देंगे तो घर जाएंगे तो पहले 14 दिन वहाँ क्वारंटीन रहेंगे, फिर जब लौट के आएंगे 14 दिन यहाँ क्वारंटीन रहेंगे साहब, तो 1 महीने में ज्वाइनिंग कर लेंगे साहब। एक ये था। और एक दिन देखा गजोधर भैया, उनके कमर के पास एक टैटू बना हुआ है, और टैटू में बना हुआ गिटार। हाँ तो हमने कहा ये गिटार क्यों बनाया है? अरे साहब अच्छा रहता है, गरीब आदमी है साहब, मनोरंजन हो जाता है, खाली टाइम बैठते हैं मनोरंजन हो जाता है। हमने तो समझे नहीं, इस
टैटू जो गिटार बना, इससे मनोरंजन कैसे हो जाता है? अरे साहब, जब खुजाते हैं जोर से तो बजता है। राजू भाई, देखिए मैं हार्ड कोर पॉलिटिक्स कवर करने वाला आदमी हूँ। 24 घंटे न्यूज में, समाचारों में अच्छी बुरी चीजों में फंसा रहता हूँ, लेकिन ये जो आपके साथ कुछ मिनट बीत रहा है ना, ये मुझे हर झंझट से दूर करते रहे। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा राजू भाई, आप देखिए दिवाली का मौका है, हर व्यक्ति दिवाली मना रहा है, कोई दिवाली की लड़ियां लगा रहा है, कोई दिवाली के पटाखे फोड़ रहा है। तो वो मुझे आपका वो लड़ी वाला चुटकुला भूलता ही नहीं है कभी भी। जी जी जी, वो एक्चुअली विजुअल है। हाँ, विजुअल है उसमें, बहुत अच्छा था वो, बड़ा हिट हुआ था वो। और कभी कभी लोग बात करते हैं कि आपका रंग कैसे है। मेरा कलर। तो हमने कहा बहुत गारंटी कलर है और पक्का कलर है। तो बोले कैसे, ऐसा कैसे? तो हम कहते हैं वो अच्छा, दिवाली में आपको मालूम होगा, दिवाली में एक प्रथा है, बहुत गर्म होती है कि जहाँ लक्ष्मी पूजन होता है वहीं बगल में एक दिया जलाया जाता है, जिसके ऊपर उल्टा करके दियाली रख दी जाती है। तो पूरी रात उसमें काजल बनता रहता है। हाँ बिल्कुल, पूरी रात काजल उसमें बनता रहता है, और फिर वही सब बच्चों के सबके आंख में लगाया जाता था। तो हाँ, टीका भी लगाया जाता था मुझे कि नजर ना लगे। तो मेरी माँ टीका लगा देती थी कि भाई नजर ना लगे। और वो क्या हुआ कि टीका बहते 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 फैलते फैलते पूरे चेहरे पे आ गया, और मेरा रंग ऐसे ही हो गया। अरे नजर ना लगे सर आपको। एक चीज आपकी देखी सुमित जी, आप जो है आप डिबेट में और उसमें अपनी कंट्री को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने देश को जी। तो ये ऑलवेज वेरी नाइस जेस्चर। और सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए, फिर लोग, आदमी, त्योहार, वो सब कुछ सेकेंडरी है। तो मैं भी कई कवि सम्मेलन में गया मैं। तो वहाँ जो वीर रस के कवि हैं, तो वीर रस के कवि जब पूरे उसमें आते हैं मूड में, तो जी, तो एक आप देखिए पूरे जोश में फिर पाकिस्तान को लताड़ते हैं, करेक्ट? है ना? पूर्व पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में तिरंगा फहरा देंगे, हम लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, है ना? हम कराची में तिरंगा फहरा देंगे। तो मैं सोचता हूँ ये चाइना को क्यों छोड़ देते हैं? चाइना कौन सा हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है? चाइना भी तो शैतान है ना? तो हमने कहा चाइना में क्यों नहीं बोलते तिरंगा फहरा देंगे? तो यार बोला, अरे यार वहाँ के शहरों के नाम मालूम नहीं है। और बड़ा अजीब लगेगा यार अगर ऐसा कोई बोलेगा हम जिंगपिंग में तिरंगा फहरा देंगे, हम जिंगपिंग में तिरंगा फहरा देंगे। तो और तिरंगा भी कहेगा यार कहाँ फहरा दिया फालतू जगह। पर सर, हम सबको भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते हमेशा इंडिया फर्स्ट सोचना ही चाहिए, कंट्री फर्स्ट सोचना ही चाहिए। और क्या हम सब इस मामले में एक राय है, चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा को हम माने, लेकिन देश के मामले में तो हम सब एक हैं। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। राजू भाई, फुलझड़ी लड़ी तो बहुत हुई, पटाखा चाहिए अब एक दिवाली वाला, जोरदार वाला, कोई गीत हो जाए, कोई कॉमेडी हो जाए। ओके, आप ऑडियो पे है इसलिए मैं आपको वीडियो वाला आइटम बोल नहीं सकता हूँ, वरना तो बहुत सारी रील्स बना रही है, पॉडकास्ट है। पर जो लोग सुन रहे हैं वो अद्भुत गदगद हो रहे होंगे, उनको गुदगुदी हो रही होगी। अच्छा, हाँ, जरूर। तो अभी कोरोना के बारे में क्या कहें? कोई कह रहा था कि भैया इतना हाथ धो लिया, अब तो ससुरा कोरोना भी गोरा हो गया होगा। और याद है आपको कोरोना जब आया था उस दिनों होली थी। हाँ, तो किसी ने कहा कि कोरोना होली देखने आया है। हाँ। तो हमने कहा होली तो कर ली, इसलिए तो बोले नहीं, अब ईद बकरीद भी देखेगा, ईद बकरीद भी देख लिया, 15 अगस्त भी देख लिया,
अब ये दिवाली भी देख रहा है कोरोना, तो कोई कह रहा है अब ज्यादा लाड़ में आके ये ना कह दे कोरोना की नहीं नहीं अब तो मैं राहुल गांधी की शादी देख के ही जाऊंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की कॉमेडी की हो, किसी का नाम लिया हो, उसने ऑब्जेक्शन किया हो, बाद में आपके संबंध खराब हुए हो? ऐसा कभी कोई किस्सा हुआ आपके साथ? इतने सालों से आप कॉमेडी कर रहे हैं और फिर आपने उसको ठीक कर दिया। आई एम वेरी लकी कि बहुत सारे लोगों के सामने मेरी मिमिक्री हुई और दे एंजॉयड। मैंने राजीव गांधी की नकल राजीव गांधी के सामने की दिल्ली के शोज में, अच्छा, कटोरा स्टेडियम में, और खूब हंसे वो ताली बजा बजा के। लालू जी तो खुद ही फरमाइश कर करके सुनते हैं। हाँ, अगर किसी फंक्शन में हुए तो बोलते हैं अरे अरे उससे कहो कि हमारी करे। और अच्छा, सफाई महोत्सव में अगर मैं मुलायम सिंह की जब तक नकल नहीं करता हूँ तब तक वहाँ के लोग मुझे उतरने नहीं देते स्टेज पे। तो वहाँ सफाई में तो वंस मोर हो जाता है। तो मुझे लगता है ये आज से करीब 10-15 साल पहले, जब तक ह्यूमर की ताकत नहीं पता थी नेताओं को, ह्यूमर की वैल्यू नहीं मालूम थी, तब तो ये एक दो बिचक जाते थे। लेकिन अब इनको पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं हमारी बातें करके हमें ही बढ़ा रहा है जी, हमें ही लोगों तक पहुंचा रहा है। तो अब जो है मोस्टली ज्यादातर तो दोस्ती हो जाती है उनसे, क्या बात, जिनकी मैं नकल करता हूँ। हाँ, और मोदी जी से जब मौका मिलता है मिलने का तो वो यही बोलते हैं अरे मेरे ऊपर क्या बनाया है, पहले वो सुनाओ। तो हाँ, बहुत हंसते हैं, एंजॉयिंग। तो और मेरा एक ही कहना है, गुरु मंत्र है मेरा, जिंदगी में ऐसा काम करो जी, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भैया तुम रहने दो, हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच राजू भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपका सफर भी अच्छा बीता होगा और हमारा भी कार में पत्रकार का सफर यहाँ पर पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ राजू श्रीवास्तव, मशहूर कॉमेडियन, जो कि आजकल यूपी में एक जिम्मेदार पोस्ट पर भी हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमारी तरफ से दोस्तों एक छोटी सी कोशिश होती है कि आप जीवन की आपाधापी में आपको कुछ सुकून के पल दे सकें। तो कार में पत्रकार के जरिए एबीपी पॉडकास्ट ये कोशिश करता है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को, जानी मानी शख्सियत को आपके सामने लाए और उनसे कुछ हल्की फुल्की प्यार भरी जो याद रह जाए ऐसी बातें की जाएं, बजाय इसके कि किसी विवाद में, किसी कंट्रोवर्सी में, किसी दांव पेच में हम पड़े राजनीतिक तौर पर। तो राजू श्रीवास्तव के ज़रिए हमने आपको दिवाली पे एक छोटा सा तोहफा देने की कोशिश की है, आपको हंसाने की, गुदगुदाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी एपिसोड पसंद आएगा। अगले हफ्ते कार में पत्रकार में एबीपी पॉडकास्ट पर एक बार फिर आप सबसे मुलाकात होगी। दीजिए मुझको इजाज़त। थैंक यू सो मच। तो मेरी तरफ से दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित अवस्थी फिलहाल आपको कहता हूँ बाय बाय एंड हैव अ हैप्पी दिवाली। This is an ABP Life podcast.